हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। आज का वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसको एक तो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको गेम प्लान बताऊंगा कि आखिर ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, खासकर जो G7 कंट्रीज़ हैं, राइट? किस तरीके से इनको क्रिप्टो के अंदर एक सेवियर दिख रहा है, जो इनकी इकोनॉमीज़ को, इनके वर्चस्व को, इनके प्रभाव को, इनकी ताकत को यू नो आज आप देखते हो ना, जब कहते आप देख सुनते हो G7, G20, ब्रिक्स, आखिर ये है क्या? ये कुछ नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन है। जब कोई कहता है कि G7, तो आपको ऐसा अटपटा नहीं लगता कि एक दुनिया जिसको जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, जिसमें से हम ये कहते हैं कि सारे ह्यूमन बीइंग्स एक हैं, इंसानियत एक है, कोई ऊपर-नीचे नहीं है, कोई काला-गोरा नहीं है। तो फिर ये किस तरीके की यूनियंस? जब हम कहते हैं G7, क्यों भई? उसके अंदर 8वीं जो नवीं कंट्री है या कोई और कंट्री उसके अंदर शामिल होना चाहती है, तो आप उसे शामिल नहीं करोगे? आपको किसने लाइसेंस दिया ये G7 बनाने का या G20 बनाने का? ये जो G7 कंट्रीज़ हैं या दुनिया की जो प्रभावशाली कंट्रीज़ हैं, ये चाहती हैं कि इनका वर्चस्व हमेशा बना रहे पूरी दुनिया पे। इनकी बात सुनी जाए और जो नहीं सुनेगा, उनको हम टाइट करेंगे। और टाइट आज की डेट में वेपन्स के थ्रू नहीं होता है। आज की डेट में जब किसी को टाइट करना होता है, किसी यूनियन को, जैसे कि G7 को किसी को टाइट करना है, तो बस उसके साथ सैंक्शंस लगा दो, उसे अकेला कर दो। ना उसे बेचेंगे कुछ, ना उसे खरीदेंगे, और उल्टा जब कोई बेचेंगे खरीदेंगे नहीं, और जब उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तो जो पिछला लोन दिया हुआ है, बोलेंगे भैया जल्दी रीपे करो, जल्दी उसका इंटरेस्ट दो। यही खेल है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बच्चा भी नहीं हूँ। मैंने भी चीज़ों को क्वेश्चन करता हूँ मैं, सोचता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से चीज़ें शेप अप हो रही हैं। देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि जो ये कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, तो इनके जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सुपर हीरोज़ की तरह देखा जाता है। क्यों ना हो? क्योंकि अगर कोई ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ एसेट मैनेज कर रहा है, तो दुनिया उसी की बातों को सुनती है। जैसे जेपी मॉर्गन ने कुछ बोल दिया, तो लोग सुनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ने कुछ बोल दिया, सुंदर पिचई ने कुछ बोल दिया, या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने कुछ बोल दिया, तो लोग सुनते हैं, और उसी तरीके से दुनिया सुनती है जब लैरी फिंक बोलता है। और लैरी फिंक ने अभी G7 के अंदर कुछ ऐसा बोला है जिसने उन इन सब की आँखें तो खोली ही खोली, प्लस उसने दुनिया को भी एक सिग्नल दिया कि आखिर पक क्या रहा है। वो किस तरीके से अमेरिका खासकर, और फिर अमेरिका के साथ-साथ जो G7 कंट्रीज़ हैं, अल्टीमेटली क्रिप्टो के अंदर ये कैसे अपने आप को अपना सेवियर देख रही हैं, किस तरीके से देख रही हैं कि यार हम कैसे बचेंगे, क्रिप्टो कैसे हमें सेव करेगा, राइट? सो मैं कुछ आर्टिकल्स को यहाँ पे शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले अगर आप देखें, इस आर्टिकल को देखें, ये कोई डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये G7 कंट्रीज़ हैं, और कोई आपको इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कनाडा की डेट टू जीडीपी रेशियो देखें, तो 107%, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब ₹100 की आमदनी और ₹107 का खर्चा है। फ्रांस, ₹100 की आमदनी, ₹110 का खर्चा है। जर्मनी की हालत काफ़ी ठीक है। इटली, ₹100 की आमदनी, ₹137 का खर्चा है। जापान के तो और भी बल्ले-बल्ले हैं। ₹100 की आमदनी, ₹255 का खर्चा है, राइट? और हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, ₹100 की आमदनी, ₹101 का खर्चा है। और अमेरिका की बात करें तो ₹100 की आमदनी, ₹121 का खर्चा है। एवरेज अगर हम देखें तो ₹124.44 का खर्चा है, ठीक है? मैं आपको बोलूँ कि कोई आदमी है, और मैं बोलूँ कि यार इस आदमी की ना ₹100 की आमदनी, ₹144 का खर्चा है, तो आप सरासर ये एकदम खट से बोल दोगे कि भाई ये तो मरा, बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन वैसे ही जब मैं किसी कंट्रीज़ के बारे में बोलूँगा कि भाई जनरली जो G7 है,
उनकी ₹100 की आमदनी है और सारे जी7 का एवरेज जो है वो ₹144 का खर्चा है, तब आप ये नहीं बोलोगे कि ये मरा, नहीं बोलोगे ना? क्योंकि आपको ये लगता है कि यार बैंक्स कैसे मरेंगे? वो तो खुद पैसा प्रिंट करते हैं, वो प्रिंट कर लेंगे। एक्चुअली में यही हो रहा है, बात तो सही है। एक इंडिविजुअल पैसा प्रिंट नहीं कर सकता, लेकिन एक देश जो होता है, राइट? क्योंकि सेंट्रल बैंक उसके पास होता है, तो वो अपने आप को आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करता है, जब तक लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट जिसे हम कहते हैं, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो उसकी मदद कर रहा होता है। लेकिन जब हम एक्सेस मनी को प्रिंट करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जैसे कि जापान के केस में मैंने आपको दिखाया, 255% डेट टू जीडीपी रेशियो, क्या ये हेल्दी है? एक कोई आपको इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का ₹100 का खर्चा और 255 ₹100 की आमदनी और ₹255 का खर्चा उसके सर पे खड़ा है। क्या आपको इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत है सिर्फ़ इतनी सी बात समझने में? बाय एनी लॉजिक वो अपनी इनकम से खर्चे पूरे मीट आउट नहीं कर पाएँगे गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है ना? तो इसीलिए लैरी फिंक ने अभी जी7 की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर ब्लैक रॉक का जो लैरी फिंक है, उसने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सपोज़ कर दिया, राइट? उसने एक वीडियो के अंदर जो मैं यहाँ पे वीडियो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, राइट? तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ कि लैरी फिंक ने आखिर बोला क्या, राइट? लैरी फिंक की जो एग्ज़ैक्ट स्टेटस है वो मैं बता देता हूँ। लैरी फिंक ने वीडियो के अंदर बोला कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पहले दुनिया को फाइनेंस करते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ज़्यादातर कंपनीज़ या ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्राइवेटली पैसा उसका रेज़ होता है, कैपिटल जो है वो अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फ्लो नहीं होता। अब काफ़ी सारे जो वीसीज़ हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वीसी से फंड रेज़ हो जाता है। तो ये कहना था। तो ये सोचते रहना कि बैंक्स और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं, राइट? वो अ, शुरू उनका हमेशा से प्रभाव रहा था और आगे भी रहेगा, तो ये भूल जाएँ। अब जो फंड रेज़िंग है वो प्राइवेटली हेल्ड होती है, वीसीज़ और पब्लिक उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तो अब ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। तो ग्रोथ कहाँ से आएगी, राइट? तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो ग्रो कहाँ से करेगा? या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक सेक्टर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ग्रो कैसे करेंगे? क्योंकि पहले वो फाइनेंस करते थे और बदले में रिटर्न आता था। तो पहली बात तो वो ये भूल जाएँ कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और आईएमएफ का प्रभाव हमेशा रहने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात बोली यहाँ पे कि ग्रेट इकोनॉमिक पावर इंक्लूडिंग जी7 तो बेसिकली ये इसका ये कहना था कि जो ग्रोथ है, राइट? वो ग्रोथ डायलेमा फेस कर रहा है इस टाइम जी7 कंट्रीज़ भी क्योंकि उनकी जो डेट टू जीडीपी रेशियो जो मैंने अभी बताया वो बहुत हाई है और ऊपर से सबसे बड़ी जो कंसर्निंग चीज़ है कि जीडीपी तो हाई है। इन जी7 कंट्रीज़ जो है ये 43.4% दुनिया के टोटल जीडीपी पे इनका शेयर है। लेकिन पॉपुलेशन देखिए सिर्फ 9.8% है और ये दिन-प्रतिदिन घट रही है। सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न है, जो दुनिया में जो ये जो इस वक़्त जो दुनिया का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है मतलब खर्चा जो है जो जो उनका डेट है, जो उन्होंने लायबिलिटी है, वो बहुत बड़ी पाल ली है। इनकम इतनी है नहीं, तो उनको ग्रो करना है अपनी इनकम को अगर उन्हें कल को अपना डेट पे ऑफ करना है। जैसे अमेरिका ट्रिलियंस में पैसा छाप चुका है, राइट? सारी कंट्रीज़ का यही हाल है। अगर इन्हें अपनी अ मीट आउट करना है अपने डेट को, लायबिलिटी को, तो इनको ग्रो करना पड़ेगा अपनी इनकम को। इनकम को ग्रो करने के लिए ग्रोथ लानी पड़ेगी। ग्रोथ कहाँ से लाएँ? क्योंकि पॉपुलेशन डाउन जा रही है और आने वाले टाइम में फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में पैसा लगाएँगे। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिलियंस में पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्योंकि वहाँ की करेंसीज़ भी खत्म हो चुकी है। तो वहाँ भी पैसा डाल के कोई बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट करना इज़ लाइक टू मच बिकॉज़ अल्टीमेटली बहुत रिस्की प्रोपोज़िशंस है। आज अगर अफ्रीका से आपको ग्रोथ लेनी है, तो अफ्रीका में आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी होगी और जो कि मिसिंग है और ग्रोइंग रिजेंटमेंट है यूएस के प्रति। ये तो एक बात हो गई। तो एक एक ये चीज़ हो गई। तो इसके लिए लैरी फिंक ने बोला कि यही कारण है कि यू नो पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप से ही सरकारें ग्रो कर सकती हैं, नंबर 1। और लैरी फिंक क्यों ऐसे इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो कि उसने क्लियरली बिटकॉइन ईटीएफ नहीं बोला, बट एक उसने सिग्नल दिया कि क्यों ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स उसे लेने पड़ रहे हैं और क्यों सरकारों को भी दुनिया भर में लेने पड़ेंगे अगर उन्हें ग्रो करना है। ग्रो, इस वर्ड को पकड़ लीजिए, ग्रोथ। ग्रोथ अल्टीमेटली, जो लैरी फिंक का मानना है, वो जी7 कंट्रीज को ट्रेडिशनल धंधों से नहीं आनी है। जो रियल ग्रोथ है वो अब कहीं ना कहीं क्रिप्टो में है। और क्रिप्टो को आप एक छोटा टर्म मत समझिए, क्रिप्टो मींस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, जो एक नई दुनिया बन रही है फाइनेंस की, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी। सिर्फ पब्लिक ओनरशिप नहीं होगी। अगर सरकारें राजी हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो, व्हेन आई से प्राइवेट, तो प्राइवेट मींस यहां तक कि किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है सरकार भी है और इंडिविजुअल्स भी हैं टेबल पे। आज इथेरियम के ऊपर हो सकता है कल को कोई नेशन सीबीडीसी भी कर रहा है और उधर से लोग इथेरियम को इंडिविजुअली यूज भी कर रहे हैं रेमिटेंसेस के लिए। समझ में आ रही है बात? सो जो दुनिया में नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ आनी है, अगर कंट्रीज को बचना है, अपनी डेट टू जीडीपी रेशियो में डेट को पे ऑफ करना है, तो जो कंट्री इसको एम्ब्रेस करेगी वही इसको पे ऑफ कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। और जो डाइंग पॉपुलेशन है खास तौर पे, वरना ये जी7 लॉबी आपकी कल को जी50 भी नहीं रहेगी, कल को जी7 कोई और होगा। आर यू गेटिंग मी? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप अब आप, आपको मैं कुछ और चीजें दिखाता हूं तो आप अग्री करोगे। आप इसको देखो भैया, चाइना डी डॉलराइजेशन कर रहा है ना, यूएस बॉन्ड्स को सेल कर रहा है। यूएस का डॉलर का जो वर्चस्व है हम खत्म होते हुए देख रहे हैं। पेट्रो डॉलर का हमने एग्रीमेंट का सुना, सऊदी अरेबिया डॉलर के अलावा भी और बहुत सारी करेंसीज में पेट्रोल बेचेगा, पहले वो सिर्फ डॉलर में बेचता था, राइट? तो इस तरह की आपको दिख रहा है ना कि दुनिया भर में डॉलर को डंप किया जा रहा है, यूएस ट्रेजरीज को सेल किया जा रहा है। यही कारण है कि यूएस ने एकदम से ये फैसला लिया कि वहां भी इस तरीके के आर्टिकल्स छपने लग गए हैं कि स्टेबल कॉइन्स बैक्ड बाय डॉलर प्रोवाइड डिमांड फॉर यूएस पब्लिक डेट एंड अ वे टू कीप अप विद चाइना। मतलब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन, अगर यूएस ट्रेजरीज को डंप कर रहा है चाइना, तो स्टेबल कॉइन को बड़ा कर दो। आप देख रहे हो किस तरीके की स्ट्रेटजीज, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये बताया गया कि स्टेबल कॉइन को बड़ा कर दो, स्टेबल कॉइन को बैक कर दो यूएस ट्रेजरीज से। स्टेबल कॉइन की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो यूएस ट्रेजरीज की भी डिमांड बढ़ेगी। इधर ट्रेडिशनल मार्केट में यूएस ट्रेजरीज को चाइना डंप कर रहा होगा और इधर स्टेबल कॉइन्स की वजह से वापस से यूएस ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अमेरिका फिर से ग्रेट बन जाएगा। गेम समझ रहे हो? तो क्रिप्टो के अंदर सेवियर देखा जा रहा है कि किस तरह से वो अमेरिका या किस तरीके से जी7 को वो सेव करेगा। यहाँ तक कि ये भी एक और स्टेप है इसी डायरेक्शन में, कि चलो एक तो डॉलर बैक तो हमारा स्टेबल कॉइन था, एक गोल्ड बैक भी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देते हैं टेदर की तरफ से, कि दुनिया भर में अगर कहीं स्टेबल कॉइन की बात हो, पूरी दुनिया का अगर स्टेबल कॉइन हो तो वो एक ही, और वो हो टेदर या यूएसडीसी। और यूएसडीसी और यूएसडीटी अल्टीमेटली अमेरिकन ड्रिवन कंपनीज हैं, और इनकी जो बैकिंग होती है वो यूएस ट्रेजरी होती है। इस केस में गोल्ड है, तो यूएस ट्रेजरी की जैसे जैसे स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ रही है, यूएस ट्रेजरी की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि जो टेदर है वो अल्टीमेटली जब आप टेदर खरीदते हो तो आपका पैसा वो यूएस ट्रेजरी में लगता है। और ये बात सिर्फ ट्रंप नहीं कह रहा है, बाइडेन को भी लग रहा है कि भैया मैं हार जाऊंगा अगर मैंने ये बात को नहीं समझा। इसीलिए बाइडेन ने कि एक ईमेल लीक हुई है जिसके अंदर उसने बिटकॉइन राउंड टेबल करने की बात करी, जिसमें वो एक सीक्रेट ईमेल थी जो पब्लिकली रिलीज हो गई, कहीं से किसी ने देख ली, बिटकॉइन मैगजीन करके है, उन्होंने देख ली। और उनका कहना है कि बाइडेन ने भी एक मीटिंग कर रहा है और वो एक स्ट्रैटेजी बना रहा है कि बिटकॉइन इंडस्ट्री को ग्रो कैसे किया जाए, माइनिंग को कैसे ग्रो किया जाए। और लैरी फिंक भी आपको मैंने बताया कि किस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग से आप इस वीडियो को समझना दोस्त, नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को देख लेना। कनेक्शन सिंपल ये है, जी7 एक डोमिनेटिंग लॉबी है, पावरफुल लॉबी है, किसी की ये एंट्री होने नहीं देते।
दुनिया को रूल करना चाहते हैं, हमेशा से गवर्न करते आए हैं। इनका डामाडोल हो रहा है सिस्टम। डेट टू जीडीपी रेशियो एवरेज सारी जी7 कंट्रीज़ की 144% है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है। अगर इन्हें अपना डेट पे ऑफ करना है फ्यूचर में, तो इन्हें कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा सिवाय बजाए इसके कि टैक्स लगाना और ये सब चीज़ें करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनको ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो सिस्टम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उससे कोई काम नहीं होने वाला। 2 तरीके हैं सिर्फ़, एक तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करना, उसके लिए भी पैसा चाहिए, फिर पैसा प्रिंट करना पड़ेगा और रिस्की प्रोपोज़िशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सारी इन्वेस्टमेंट आपकी मैच्योर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो लास्ट एक तरीका बचा है, वो है कहीं न कहीं इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसमें इसने बिटकॉइन का नाम नहीं लिया लैरी फिंक ने जी7 को एड्रेस करते हुए, लेकिन सिग्नल वही है और मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाए। तो ये है जो पीछे बैकड्रॉप में चल रहा है। तो आपको बोला कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, डराया कुछ और जा रहा है और पीछे क्या चल रहा है पर्दे के, वो आपके सामने है। आपका क्या थॉट है? वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा। इंतज़ार रहता है मुझे आपके फीडबैक का, क्योंकि जब आपके फीडबैक से ही मुझे समझ में आता है कि मैं किस तरीके की वीडियो जनता को पसंद आ रहे हैं, ऑडियंस को मेरे किस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं, मैं उस तरीके का कंटेंट ही बनाना चाहता हूँ। मैं कोई ज़बरदस्ती का कंटेंट बना के आपको ऑब्वियसली बोर नहीं करना चाहता। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा। सिर्फ़ 150 लोग चाहिए 50,000 सब्सक्राइबर के लिए। सेलिब्रेट करेंगे ना इकट्ठे, अच्छा लगेगा। चलिए, इंतज़ार रहेगा सब्सक्राइब करने का आपका, प्लीज़ बटन दबाइएगा सब्सक्राइब का। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।